हाय एवरीवन, वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैंने कल अपना एक छोटा सा वीडियो 6.5 मिनट का आप लोगों को बनाया था लीचिंग का प्रोसेस, जो मैंने बोला था कि फिज़िकल और केमिकल होते हैं, जिसमें मैंने परसों फिज़िकल का तीनों पढ़ा दिया था, मैग्नेटिक, ग्रेविटी और फ्लोटेशन। और कल मैंने उसे कंप्लीट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर का केमिकल मेथड, तो उसके लिए मैंने लीचिंग का एक छोटा सा टॉपिक बताया था। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को इससे पहले जो ओर से मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके 4 मेथड बताए थे: कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट वाला पढ़ लिया है, जिसमें 2 आता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में मैग्नेटिक, ग्रेविटी एंड फ्लोटेशन, एंड केमिकल में लीचिंग। अब हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले देखो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, मतलब जो भी हम लोग अर्थ क्रस्ट से ओर निकालते हैं ना, ओर में मैंने बताया था कि दोनों चीज़ होती है, इम्प्योरिटी भी होती है और हमें जो कंसर्न मेटल चाहिए वो दोनों होते हैं। ठीक है, ये एकदम ध्यान में रखो। तो जब हम लोग को उस ओर को ऑक्साइड में चेंज करना होता है तो उसका 2 प्रोसेस होता है, एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। हम लोग अब इसका 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कैल्सिनेशन। मैंने यहाँ सब कुछ लिख के रखा है ताकि टाइम कम लगे और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को सब कुछ बता दूँ। सबसे पहला है कैल्सिनेशन। इसमें क्या है, हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग, दोनों प्रोसेस में जब हम लोग को ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग उसको हीट करते हैं। तो हीट, देखो क्या होता है, ओर्स के अंदर तो मेटल है और इम्प्योरिटीज़ है। तो इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं ना, जनरली वो मेल्ट नहीं होता, मेल्ट होता है तो मेटल होता है। और सारे मेटल, जितने भी मेटल्स हैं ना प्रेजेंट, उन सब का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे अगर सपोज कोई एक्स मेटल है, हम लोग लिए इसका 1000 केल्विन, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये मेल्ट करने लगेगा। तो क्या होता है, इसका एक है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि अगर हम लोग को इस मेटल का, जैसे एक्स मेटल को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग को इतना टेम्परेचर देना है। अगर उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको मेल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पिघल जाएगा तो हम लोगों को उसको एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो हम लोग को अगर सिर्फ उसके ओर को ऑक्साइड में चेंज करना है तो उसको इतना सफिशिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। ठीक है, तो जैसे हम लोग ओर लिए, ठीक है, उसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ उतना ही टेम्परेचर, जैसे जो हम लोग ओर ले रहे हैं, हम लोग को पता है ना कि उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, वो पता होता है। तो हम लोग को पता है उसका, हम लोग को एक मेल्टिंग पॉइंट भी पता रहेगा। तो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो उसको उतना ही टेम्परेचर देना है जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उससे कम ही टेम्परेचर देना है, उतना टेम्परेचर नहीं देना है, अदरवाइज वो मेटल मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर आ जाती है। तो उससे हमें कम ही हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो मेटल मेल्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका मैंने रीज़न बता दिया। इफ़ हीटिंग अचीव्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट देन ओर्स और मेटल मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि ओर्स में हमारे लिए कंसर्न चीज़ क्या है, मेटल। हमें इम्प्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेटल से मतलब है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ओर्स का, या फिर जो हम लोग को चाहिए मेटल, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो मेल्ट नहीं होती ना, इम्प्योरिटीज़ के भी मेल्ट होने का एक मतलब उसमें और अलग सब्सटेंस ऐड करेंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हीटिंग हम लोग उतना ही देंगे जितना ओर्स और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। क्या लिखा हुआ है, इफ हीटिंग अचीव्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट देन ओर्स और मेटल प्रेजेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। मतलब अगर वो अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लेता है उसको हीट करने से, तो वो मेल्ट हो जाएगा, बल्कि ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये दोनों प्रोसेस में हीटिंग, जो भी कंसर्न मेटल हम लोग उस ओर से निकाल रहे हैं, उसका जो हीटिंग कर रहे हैं उसमें उस पर्टिकुलर मेटल
के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रखना। दूसरा क्या है, जो हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं ना, उसमें एयर के प्रेजेंस में नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं। लेकिन रोस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो हीटिंग वाला है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है कि बोथ फॉर कैल्सिनेशन एज वेल एज फॉर रोस्टिंग दिस प्रोसेस इज फॉर बोथ। बट ये जो प्रोसेस है एब्सेंस ऑफ एयर कि कैल्सिनेशन जो होता है ना, जब कैल्सिनेशन में हम लोग ओर्स को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर एयर नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ रोस्टिंग एयर शुड बी प्रेजेंट, बट नॉट मच अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम दिए जा रहे नहीं, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर ही प्रोवाइड करना रहता है रोस्टिंग के केस में। बट इन केस ऑफ कैल्सिनेशन एयर शुड बी एब्सेंट। अब हम लोग एग्जाम्पल देखो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने देखो कैल्सिनेशन को हम लोग जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब उसका जो ओर है वो जो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो कौन कौन से किस किस टाइप के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले देखो, ये सारा मैंने उसी से लिया है, NCERT के ही एग्जाम्पल्स मैंने बताए और उसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले देखो Fe2O3 इंटू XH2, ये सॉलिड के फॉर्म में। अब जब हम लोग इसको हीट किए, हीट का मतलब इसमें जो हम लोग को आयरन का ऑक्साइड बनाना है, बिकॉज यहाँ पर हमारा कंसर्न क्या होगा, कंसर्न मेटल तो आयरन ही है ना। तो पहले हम लोग को इस पूरे ओर को पहले हम लोग को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ये ओर जो है इसको हीट किए, कितना हीट करेंगे, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट से कम। अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन है तो हम लोग को लेस देन 1000 केल्विन ही हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब उससे हम लोग को उसका ऑक्साइड मिलेगा। और ये क्या है, वाटर निकला। और यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में Fe2O3, ये क्या हुआ, ये और जो है उसके कंसर्न मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यही तो हम लोग को करना था सेकेंड में मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो देखो इसमें क्या है, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन का हाइड्रेट मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो ओर है इसमें क्या है, Fe2O3 इंटू XH2, मतलब इस ओर में पानी प्रेजेंट है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एन हाइड्रेटेड, मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ऑक्साइड क्यों, क्योंकि ये जो ओर है इसमें देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हाइड्रेटेड ऑक्साइड। कोई भी अगर आपको नाम दिया गया है किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें वो चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई उसका नाम वैसा दिया गया है। तो उसको नाम को तोड़ तोड़ के अगर पढ़ोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। रटने से अच्छा है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना। तो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो गया, रीज़न भी समझ आ गया क्योंकि उसके ओर्स में एक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। और ऑक्साइड क्योंकि Fe2O3 में ऑक्सीजन है। इसको हम लोग मेल्ट कर दिए बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन। और यहाँ पर क्या हो, एक्स अमाउंट ऑफ H2 एज अ गैस निकल गया वेपर के फॉर्म में। अब दूसरा देखो AlOH होल थ्राइस, ये इन प्रेजेंस ऑफ वही इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर इसको हीट किया गया, इससे भी Al2O3 निकला। अब ये जो अल्मोनियम का AlOH होल थ्राइस जो है ये हाइड्रो ऑक्साइड है, क्योंकि ये OH इसमें प्रेजेंट है। तो ये ओट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि इसमें OH प्रेजेंस है। फिर इसको हम लोग हीट किए तो वही हम लोग को ऑक्साइड निकला, इस ओट्स को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट किए, यहाँ भी पानी निकला है। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 इंटू MgCO3। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो ये किस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ, CaCO3 इंटू MgCO3। तो एक तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, और CaO और MgO, और इसका जो भी CO2 था, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होना चाहिए, तो ये टूट गया। ये भी क्या है, ये भी और है, तो अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसमें भी हम लोग ZnCO3 है, इसको हीट किए तो उस तरीके से ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग कार्बोनेट बोल सकते हैं, कार्बोनेट ऑक्साइड।
क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन का यूज़ कर रहे हैं। तो कैल्सिनेशन में 3 तरह का ऑक्साइड होता है, सबसे पहला हाइड्रेटेड, फिर हाइड्रो ऑक्साइड एंड देन कार्बोनेट। अब देखो ये क्या है, ये जो लास्ट में निकला, इसमें वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब क्या है, वॉलेटाइल मैटर है जो उड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी गैशियस है, ये भी पानी भी यहाँ पर गैशियस, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैशियस के फॉर्म होते हैं। तो ये सब जो वॉलेटाइल होते हैं ये सब उड़ जाते हैं। उड़ने का मतलब फ्लाई नहीं, इवापोरेट हो जाते हैं, बिकॉज ये सब वोलेटाइल मटेरियल ना गैशियस फॉर्म में होने के बाद वो क्या होते हैं, अपने आप ही इवापोरेट हो जाते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, रोस्टिंग। रोस्ट, जैसे हम लोग ने वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या बताया था, जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए होते हैं, लीचिंग क्या होता है वो बॉक्साइड ओर के लिए होता है। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, जो रोस्टिंग होता है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहला तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का सेम, अगर कोई सेम सिमिलैरिटी पूछेगा तो यही है कि जो भी हमें कंसर्न मेटल चाहिए उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है, ताकि वो जो मेटल हमें निकालना है वो मेल्ट ना करे बल्कि वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये पॉइंट रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में ही सेम है। दूसरा, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन वो वाला किसके किसके लिए, हाइड्रो ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड देन कार्बोनेट ऑक्साइड, ये सब के लिए होता है। अब देखो जैसे इसमें एग्जांपल देखो, इसमें जैसे उसमें क्या था, एब्सेंस ऑफ एयर, बट यहाँ क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर तुम लोगों को अगर ऐसा होता है ना कि ऐसा पॉइंट्स कहते हैं डिफरेंस बिटवीन देम एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, ऐसा बहुत पूछता है, तो ये 2-3 जो मैंने बताया ये सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है, यही सब मेन होता है एक्सप्लेनेशन किसी को ऐसा बताने के लिए। तो ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसे अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आराम से उसके बारे में बता दोगे। तो देखो एग्जाम्पल में देखो, जैसे रोस्टिंग में क्या है, ZnS, ये भी क्या है, सल्फाइड ओर, PbS ये भी क्या है, सल्फाइड ओर। अब इसमें क्या हुआ, हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दिए, मतलब जो हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें एकदम लिमिटेड सप्लाई, ये नहीं कि एकदम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, एक लिमिटेड सप्लाई होता है कि हाँ इतना ही हम लोग को देना है। तो यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की, तो इससे क्या बना, इससे भी हमें ऑक्साइड ही बनाना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कन्वर्जन ऑफ ओर, लाइक सल्फाइड ओर हो, कार्बोनेट हो, हाइड्रो ऑक्साइड हो या हाइड्रेटेड हो, कोई भी ओर उसको उसके कंसर्न ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ PbS है, इसमें ऑक्सीजन दिए तो PbO में कन्वर्ट हो। अब देखो ये जो दोनों प्रोसेस होता है ना, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में स्मेल्टिंग प्रोसेस बताऊंगी तब उस टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी बस इतना जानो कि इस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सिर्फ 2 ही पॉइंट सिमिलर है। एक तो कि लिमिटेड, सबसे पहला तो जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मेटल का उससे कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, टेम्परेचर उसको देना पड़ता है ताकि वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। और दूसरा रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि उसमें अभी उससे पहले बताया था ना कि मेल्ट कौन होता है, जैसे हम लोग ओर को हीट कर रहे हैं ना, तो ओर्स में तो मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों होते हैं, तो सिर्फ मेल्ट हमारा मेटल ही क्यों होता है, इम्प्योरिटी क्यों नहीं होती है मेल्ट। तो उसका भी रीज़न होता है, वो इतने आसानी से वो मेल्ट नहीं होता, उसको मेल्ट करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखो, अब देखो इम्प्योरिटी यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर ये ओर है, ये ओर है, तो इसमें क्या होगा, मेटल प्लस इम्प्योरिटी दोनों है। जब हम लोग इसको एयर के प्रेजेंस में इसका ऑक्साइड बना दिए, तो अभी इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका कंसर्न मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, तो जब हम लोग किसी भी चीज़ जैसे ओर को हीट करेंगे तो आसपास की, ऐसा थोड़ी है एकदम हम लोग क्लीन या हाइजेनिक प्लेस में हम लोग किसी का मतलब ऐसा हीट करते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होगा ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो मेटल को, जो हम लोग इस ओर को जब हम लोग उसको हीट करते हैं, तो उस टाइम जो उस टाइम जो उसका ऑक्साइड बन के निकलता है, उसमें क्या होता है, जो
जब उसको जलाते हैं, हीट करते हैं, तो आसपास में जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, मतलब ओर में जो इम्प्योरिटी होती है वो तो निकल जाती है, लेकिन जब अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है हीट होने से, तो हीट होने के वजह से जो आसपास में इम्प्योरिटी होती है ना, वो उस मेटल ऑक्साइड में चिपक जाती है। ठीक है, ओर से तो हम लोग इम्प्योरिटी हटा दिए। जैसे देखो ये हो गया तुम्हारा ओर, इसमें है मेटल प्लस इम्प्योरिटी। जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्साइड बनाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेटल ऑक्साइड। इसमें अभी कोई इम्प्योरिटी नहीं है, नो इम्प्योरिटी। मतलब ऐसा बता रहे हैं कैसे, मतलब ओर में जो इम्प्योरिटी होती है लाइक सैंड, क्ले, ये सब इम्प्योरिटी अब नहीं है। लेकिन जब हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, जैसे हम लोग उसको हीट करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, आसपास में जो इम्प्योरिटीज़ है ना, वो जाके उसमें स्टक हो जाती है, चिपक जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब उस इम्प्योरिटी को भी तो हटाना रहता है ना हमें, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो इम्प्योरिटी सट गई है तो अब उससे क्योंकि वो इम्प्योरिटी भी सट गई, हमारा क्या होता है मेन फोकस सिर्फ मेटल को हटाना। तो अब जो हमें हीट करते टाइम जो इम्प्योरिटी चिपक गई है, उसको भी तो हटाना हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उसमें अब हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, फ्लक्स एंड स्लैग। देखो, when we heat the ore, some of the surrounding impurities get stuck to the ore। जैसा मैंने बताया, जब हम लोग ओर को हीट करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो हट जाती है और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसके हीट करने की वजह से जो सराउंडिंग की इम्प्योरिटीज होती है वो जाके उसमें चिपक जाती है। दैट इम्प्योरिटी इज इनफ्यूजिबल। जो चिपक गई हीट करने के समय, वो मेल्ट नहीं हो सकती, कैन नॉट मेल्ट। तो हम लोग को उसको कैसे भी करके हटाना ही है। तो अब हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, फ्लक्स। अब हम लोग उसको कैसे, अब तो वो मेल्ट ही नहीं हो रहा है, हट ही नहीं रहा है, चिपक गया, अब क्या करें। तो एक फ्लक्स एक ऐसा सबस्टांस होता है, मैं बताऊंगी आगे उसका एग्जाम्पल देके। देखो, फ्लक्स क्या करते हैं, हम लोग जो कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर जो हम लोग प्रोड्यूस किए हीट के बाद, जो हमारा ऑक्साइड कंसर्न ऑक्साइड निकला, उसमें उस फ्लक्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसको ऐड किए, तो वो जो फ्लक्स है ना, उस ऑक्साइड पे जो हीट करते समय जो इम्प्योरिटी चिपका, उसके साथ वो एडिशन कर दिया हम लोग इम्प्योरिटी के साथ उस फ्लक्स को। मेटल में और में हम लोग ऐड करने का मतलब ही है फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ ऐड हो गया। जैसे ही फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ ऐड होता है, वो स्लैग एक कंपाउंड बनाता है। और ये जो स्लैग होता है ना, वो मेल्ट हो सकता है, समझे। इम्प्योरिटी कैसे हुआ, इम्प्योरिटी ऐड हुआ, जो इम्प्योरिटी है हीट की वजह से सराउंडिंग इम्प्योरिटी ऐड हो गया मेटल में, उसमें हम लोग फ्लक्स डाल दिए, फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी स्लैग बना। इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं हो सकता था, लेकिन स्लैग मेल्ट हो सकता है, तो हम लोग उस इम्प्योरिटी को आराम से हटा सकते हैं। ओवरऑल देखो क्या है, फ्लक्स गैंग पार्टिकल जिसको इनफ्यूजिबल होता है, मेल्ट नहीं कर सकता। जैसे स्लैग बनाए, फ्यूजिबल हुआ, मेल्ट हो जाएगा आसानी से। जैसे मेल्ट हुआ तो क्या होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल लो, जैसे दूध हम लोग पीते हैं या चाय पीते हैं, तो जब हम लोग उसको पीत रहे हैं और ऐसा साइड में रख देते हैं ना कि चलो थोड़ा ठंडा होने दो, तो क्या होता है, ऊपर में एक मलाई जम जाता है या छाली ऐसा जिसको हम बोलते हैं, वो जम जाती है। तो क्या होता है, जैसे अगर सपोज कुछ ऊपर से गंदगी है, तो ऐसा लेयर बना लेने की वजह से क्या होता है, अंदर का जो पार्टिकल होता है, अंदर का जो तुम्हारा सबस्टांस है, वो गंदा नहीं हो पाता। तो स्लैग का भी वही काम है, वो मेल्ट हुआ, आराम से मेल्ट हो जाता है। अब जैसे वो मेल्ट हुआ ना, तो वो पूरे मेटल को ऐसे कवर कर देगा। मेटल को जैसे कवर करेगा, तो वो जो मेटल है ना, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाएगा। जितना ऑक्सीडेशन हुआ उतना में ही स्टॉप हो जाता है, मतलब जहाँ तक हमें चाहिए रहता है उतना ही तक होता है, उसके बाद उसका हम लोग ऐसा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसे भी मेटल को ऐसे खुला में छोड़ दो, जैसे आयरन का क्या होता है, खुले में छोड़ दो, पानी और एयर के प्रेजेंस में वो रस्ट कर देता है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया ना उसका, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो तो जंग लग गया। तो यही होता है कि स्लैग जो बन जाता है ना उसमें, तो उसकी वजह से उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, तो वो मस्त रहता है। अब देखो, फ्लक्स दो तरीके का होता है, एसिडिक और बेसिक। जैसे देखो, सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होता है, जब उसका ऑक्साइड, जब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। और कैल्शियम ये बेस है, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये मेटल है
कैल्शियम इज मेटल और मेटल्स आर बेसिक इन नेचर और सिलिकॉन इज नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसलिए एसिडिक फ्लक्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन ऑक्साइड और बेसिक फ्लक्स जो है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर एसिडिक फ्लक्स है, जैसे देखो हम लोग क्या होता है, एसिड अगर हम लोग को न्यूट्रलाइजेशन करना होता है तो क्या देते हैं, पहले एसिड के साथ हम लोग बेस को ऐड करते हैं ताकि हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर मिले न्यूट्रलाइजेशन के लिए। उसी तरीके से जब हमारे पास इम्प्योरिटी बेसिक नेचर की होगी तो हम लोग एसिडिक फ्लक्स उसमें ऐड करेंगे और जब इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर की होगी तो उसमें बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल तो तुम याद करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना भी समझ लो, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जैसे FeO ये क्या है, बेसिक नेचर का है, ये बेसिक इम्प्योरिटी है। तो हम लोग बेसिक इम्प्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स दे दिया, फ्लक्स तो देना है ना, इम्प्योरिटी में फ्लक्स देंगे तभी ना वो स्लैग बनेगा और स्लैग क्या होता है, वो मेल्ट होके आराम से निकल जाएगा। तो सिलिकॉन ऑक्साइड दिए, एसिडिक फ्लक्स बना, इससे स्लैग बना FeSiO3, ये आराम से मेल्ट कर जाएगा। दूसरा सिलिकॉन ऑक्साइड ये एसिडिक इम्प्योरिटी है, ठीक है, उसमें एसिडिक इम्प्योरिटी है तो अब इसमें बेसिक फ्लक्स देना पड़ेगा। तो CaCO3 दिए तो CaSiO3 और प्लस जो भी इसका कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाएगा। ठीक है, फ्लक्स समझ गए, स्लैग समझ गए। अब देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्लास में बस मैं ये इतना बता रही हूँ, जैसे अभी हम लोग ने रोस्टिंग पढ़ा ना, तो उसमें देखो एक बहुत ही ये बहुत मस्त है, इसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ आ जाएगा। देखो रोस्टिंग में एक सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, जो क्या होता है अपनी जैसे सेम टू सेम, जैसे उसमें भी सल्फर प्रेजेंट है, उसमें भी सल्फर है तो खुद के साथ ही रिडक्शन कर लिए। इस तरीके से देखो क्या होता है, द रिडक्शन इन विच स्पेसीज रिएक्ट विथ इटसेल्फ टू फॉर्म न्यू स्पेसीज। ऐसा स्पेसीज जो खुद के स्पेसीज के साथ ही रिएक्ट करके एक नया स्पेसीज बना ले। जैसे देखो इसमें रोस्टिंग हम लोग इसलिए क्यों कह रहे हैं, रोस्टिंग क्योंकि रोस्टिंग इज जनरली एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग कॉपर सल्फाइड ही ले रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको रोस्टिंग भी कर रहे हैं। और ये कॉपर सल्फाइड अपना सेल्फ रिडक्शन भी करता है। Cu2S है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन दिए, पूरा रोस्टिंग का प्रोसेस है। कैसे, सबसे पहला सल्फाइड और प्रेजेंट है, दूसरा ऑक्सीजन है मतलब एयर के प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन में होता है ऐसा नहीं, कैल्सिनेशन में सल्फाइड है नहीं, एयर है नहीं, तो कैसे, ये रोस्टिंग का ही प्रोसेस हुआ ना। तो देखो सल्फाइड है और ऑक्सीजन है, तो ये रोस्टिंग का प्रोसेस हुआ, इससे क्या बना Cu2O, ठीक है, और इससे सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड जो बना है ये क्या करेगा, ये जो कॉपर सल्फाइड था ना एक बीकर में ऐसा डाले, मतलब इसको हीट वीट किए, तो नीचे में क्या होता है, ऐसा कॉपर सल्फाइड बैठा है और जो यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये बन गया। तो सोचेगा अरे यहाँ पे भी कॉपर है, मेरे पास भी कॉपर है, चलो एक साथ रिडक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बचा हुआ नीचे में कॉपर सल्फाइड है वो दोनों एक दूसरे के साथ सेल्फ रिडक्शन करके यहाँ क्या करेगा, कॉपर को जमा कर देगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उड़ जाता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन के वजह से बना, ये सॉरी ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। इसका भी आगे का प्रोसेस है, बस इतना समझो, जो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है ना उसी से बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो उसको हम लोग कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ सेल्फ रिडक्शन करता है, और यहाँ पर कॉपर जो मेटल है हमें आराम से मिल गया, अपने में ही सेल्फ रिडक्शन करके हमें आराम से मेटल प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे देखो जब ये प्रोसेस हुआ तो क्या होगा, उस टाइम जो सल्फर डाइऑक्साइड उस कॉपर से निकल रहा है तो क्या होगा, एक ब्लिस्टर, मतलब एकदम ऐसा पॉइंट मतलब जब अब ये तो गैस है ना, देखो ये वाला साइन जो होता है इसका मतलब होता है इवापोरेशन, ये मतलब होता है प्रिसिपिटेशन। इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन और इसको कहते हैं, इस साइन को कहते हैं इवापोरेशन, इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। तो ये उड़ गया, इवापोरेट हो गया, और ये
वहाँ पर हमें तो यही चाहिए ना, कॉपर ही, मेटल ही चाहिए ना एट लास्ट। तो सेल्फ रिडक्शन से हमें मेटल मिल गया, और यही जो सल्फर डाइऑक्साइड इवापोरेट हुआ उसके वजह से एक ब्लिस्टर का फॉर्मेशन, ऐसा मेटल पे ऐसा बूंदा 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 ऐसा आ जाता है उसके सरफेस पे। दैट्स वाई सेल्फ रिडक्शन से जो कॉपर ऑब्टेन होता है उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड इवापोरेट होता है उसके वजह से जो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उस कॉपर को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। समझे? जो भी मैंने बताया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें स्लैग और फ्लक्स है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है फ्यूजिबल इनफ्यूजिबल के बारे में, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपली करके बताया है। होप यू विल लव दिस वीडियो। अच्छे से अगर इसको एक बार देखने के बाद अगर NCERT अगर पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ईजिली समझोगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और कल मैं जो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ये इलिंगम डायग्राम जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था उससे रिलेट करके है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी। तो उसके लिए जो इलिंगम डायग्राम अच्छे से समझ लिया होगा उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।